वेलकम बैक फ्रेंड टू योर चैनल गेट ट्रिक्स विद पुनीत। सो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है गेट सिस्टम डिजाइन के ऊपर। उससे पहले हम गेटिंग एलिमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं जिनको हमें डिजाइन करना है। तो फ्रेंड, जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको लेडल के थ्रू, ये लेडल है, ये लेडल है। लेडल में क्या होता है, एक तरीके से आप बाल्टी में पानी रखते हो ना, उसी तरीके की बाल्टी होती है। बस ये बाल्टी ऐसी होती है जो हाई टेम्परेचर को विदस्टैंड करती है। इसमें मोल्टन मेटल फिल होता है। इसके थ्रू आप इस पोरिंग बेसन में, इसको कहते हैं, इस पोर्शन को कहते हैं पोरिंग बेसन। पोरिंग बेसन में मोल्टन मेटल को फॉल करते हो। पोरिंग बेसन का बेसिकली यूज क्या होता है? पोरिंग बेसन का यूज होता है जो आपका जो मोल्टन मेटल फ्लो हो रहा है स्प्रू के थ्रू, इस पोर्शन को कहा जाता है स्प्रू। स्प्रू में जो मोल्टन मेटल फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को लेमिनार बनाने के लिए पोरिंग बेसन का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर जो ये नेट की जाली जैसा जो दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं स्ट्रेनर। इसको कहते हैं स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम क्या होता है? जब आपका मोल्टन मेटल यहाँ से आएगा, मोल्टन मेटल को आपने मोल्ट करने के लिए किसी फर्नेस का यूज किया होगा। ओके, अब फर्नेस में चार्ज का यूज किया होगा, कोक लाइमस्टोन वगैरह का आपने यूज किया होगा। तो क्या होता है, जब आप मोल्टन मेटल को मोल्ट करने की कोशिश करते हो तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज आ जाती हैं। अब जब इंप्योरिटीज अगर आपकी कास्टिंग में आ गई तो आपकी कास्टिंग में डिफेक्ट्स आ सकते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रेनर लगा देते हैं। तो क्या होता है, जब स्ट्रेनर आप लगा दोगे तो यहाँ से जब मोल्टन मेटल फॉल होगा तो इसमें कोई भी जो इंप्योरिटीज है वो नहीं आएंगी। फिर भी अगर 98% ही मोल्टन मेटल प्योर हो पाता है इस स्टेनर की वजह से। तो फिर उसको और फर्दर प्योरीफाई करने के लिए आगे की स्टेजेस में हम यूज करते हैं किसका? स्किन बॉब का। इस पोर्शन को कहते हैं स्किन बॉब। ओके, इस पोर्शन को कहते हैं स्किन बॉब। यानी जब मोल्टन मेटल स्प्रू के थ्रू पास होगा तो फॉल किस में होगा? इसमें होगा स्प्रू बेल। इसको कहा जाता है स्प्रू बेस वेल। स्प्रू बेस वेल। ओके, स्प्रू बेस वेल। और इस पोर्शन को कहा जाता है स्प्लैश कोर। स्प्लैश कोर का क्या यूज होता है? जब वर्टिकल चैनल जो आपको ये दिख रहा है, इसमें से जब मोल्टन मेटल फॉल होगा तो बहुत तेजी से डायरेक्ट जब इस इतनी हाइट से फॉल होगा तो स्प्लैशिंग होगी। उस स्प्लैशिंग को रोकने के लिए यहाँ पर स्प्लैश कोर का यूज किया जाता है। ओके, जब इतनी हाइट से कोई चीज फॉल होगी तो स्प्लैशिंग होने के चांसेस हैं। उस स्प्लैशिंग को रोकने के लिए स्प्लैश कोर का यूज किया जाता है। ओके, फिर अगला गेटिंग एलिमेंट है। इस गेटिंग एलिमेंट को नाम दिया जाता है रनर। बेसिकली आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, पैरेलल लाइंस दिख रही होंगी, लेकिन एक्चुअल में ये डाइवर्जिंग एरिया होता है। ओके, नाउ स्किन बॉब। स्किन बॉब किस तरीके से फिल्टर करता है इंप्योरिटीज को? इसमें क्या होता है, जो इंप्योरिटीज स्ट्रेनर में भी रह गई हैं, स्ट्रेनर के पास होने के बाद भी कुछ इंप्योरिटीज रह गई हैं। ओके, तो क्या होता है, जब यहां से ये रनर से पास होता है तो स्किन बॉम्ब में जो इंप्योरिटीज हैं, जो मोल्टन मेटल में इंप्योरिटीज हैं, जो लाइट इंप्योरिटीज हैं वो ऊपर फ्लोट होती हैं और जो हैवी इंप्योरिटीज हैं वो नीचे फ्लोट होती हैं। तो हमें इसके बाद, इस स्टेज के बाद जो हमें मोल्टन मेटल मिलता है, वो हमें होता है प्योर मोल्टन मेटल। ओके, प्योर मोल्टन मेटल। और ये इस पोर्शन को कहा जाता है इनगेट। इस पोर्शन को कहा जाता है इनगेट। ओके, इनगेट एक्चुअल एंट्री जो मोल्टन मेटल की होती है कैविटी, इस पोर्शन को कहते हैं अपन कैविटी। एक्चुअल एंट्री जो होती है मोल्टन मेटल की वो इस पोर्शन से होती है इन गेट से, कि कहीं कहीं इसे गेट भी कहते हैं, कहीं इन गेट भी कहते हैं। ओके, ये जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है इसको नाम दिया जाता है राइजर। ओके, राइजर का क्या काम होता है? मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। राइजर का काम होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन और लिक्विड श्रिंकेज के टाइम पर आपको जो लिक्विड प्रोवाइड करता है श्रिंकेज से बचने के लिए, तो वो किसका काम होता है? राइजर का काम होता है। ओके, इसकी भी डिजाइन देखेंगे आगे। ओके, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ओके, गेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहला ऑब्जेक्ट है ऑप्टिमम वेलोसिटी। यानी जो लिक्विड मेटल हमारा फ्लो हो रहा है, मोल्ड कैविटी में, वो ऑप्टिमम वेलोसिटी से फ्लो होना चाहिए। ओके, मींस डिजाइन द गेटिंग एलिमेंट सच दैट द लिक्विड मेटल कैन बी इंटर्ड इनटू द कैविटी विद ऑप्टिमम वेलोसिटी विद अ गिवन टाइम विदाउट कॉजिंग स्प्लैशिंग, टर्बुलेंस एंड इरोजन। ओके, तो इसको समझ लेते हैं। ऑप्टिमम वेलोसिटी से पहले स्प्लैशिंग, टर्बुलेंस और इरोजन का क्या मतलब है? तो फ्रेंड, जैसे कि ये आपका मोल्ड है, अगर आप इसमें मोल्टन मेटल को, ये आपका मोल्ड है,
अगर मोल्टन मेटल को आप हाई वेलोसिटी से, वेरी हाई वेलोसिटी से आप इसमें पोर करोगे मोल्टन मेटल को, तो क्या होगा, स्प्लैशिंग होने के चांसेस हैं, यानी और इरोजन होने के भी चांसेस हैं। यानी अगर आप हाई वेलोसिटी से इसको फॉल करोगे मोल्टन मेटल को, तो जो इसकी वॉल्स हैं, जो मोल्ड की वॉल्स हैं, वो इरोड हो सकती हैं, यानी निकल सकती हैं, और जब ये निकलेंगी तो आपके मोल्टन मेटल में मिल सकती हैं, तो वो कास्टिंग में डिफेक्ट ला सकती हैं। ओके, तो इसी को बचाने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी, यानी टर्बुलेंस को बचाने के लिए, स्प्लैशिंग को बचाने के लिए, इरोजन को बचाने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्टिमम वेलोसिटी। ओके, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब मैं आपको नॉन फेरस और फेरस मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा ऑप्टिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। ओके, लेट टेक एग्जांपल, that is non-ferrous metals and here is ferrous materials. This is ferrous materials and here is non-ferrous. In ferrous take example iron and in non-ferrous we take example of aluminium. फेरस मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें आयरन की मात्रा होती है और नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता। तो फ्रेंड, फेरस मटेरियल्स में क्या होता है, जो पेरेंट मेटल होता है आयरन, उसकी डेंसिटी, फेरस मटेरियल के पेरेंट डेंसिटी की, जो पेरेंट मटेरियल की डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू देयर ऑक्साइड्स, वो ज्यादा होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयरन लीजिए, आयरन की जो डेंसिटी होती है वो होती है 7.874 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, उसी तरीके से इसकी ऑक्साइड Fe2O3, इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 5.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन के बाद फेरस मटेरियल्स की ऑक्साइड जो बनती है उसकी डेंसिटी होती है कम। अब एग्जांपल लेते हैं नॉन फेरस, जैसे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड बनती है वो बनती है Al2O3 और पेरेंट मेटल एल्यूमिनियम की डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की होती है 3.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी फेरस मटेरियल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो पेरेंट मेटल से हल्की होती हैं और नॉन फेरस की थोड़ी भारी होती हैं। ओके, अब इसका क्या रोल है ऑप्टिमम वेलोसिटी डिसाइड करने के लिए, अब समझते हैं। ओके, और फेरस मटेरियल्स की जो फ्लूइडिटी होती है वो फ्रेंड थोड़ी सी लो होती है। फेरस मटेरियल्स की फ्लूइडिटी कम होती है। और फ्लूइडिटी अगर कम होगी तो क्या होगा, ये मोल्ड कैविटी में पहुंचने से ही पहले सॉलिडिफाई हो जाएगा रनर में। तो उससे क्या होगा, एक डिफेक्ट आएगा, उसे कहेंगे मिश्रण, यानी आपकी कास्टिंग तो आपको नहीं मिल पाएगी, यानी मिश्रण, एक डिफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो फेरस मटेरियल में ऑप्टिमम वेलोसिटी होती है वो थोड़ी सी हाई होती है। ओके, अब आप कहोगे कि यहाँ पर जो फेरस मटेरियल्स जो की वजह से जो वेलोसिटी हाई हो रही है तो उससे टर्बुलेंस क्रिएट होगा। तो टर्बुलेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, इसकी ऑक्साइड्स बनेंगी। ओके, ऑक्साइड बनेंगी। जब टर्बुलेंस हाई क्रिएट होगा तो ऑक्साइड बनेंगी। जब ऑक्साइड बनेंगी, जो आयरन की ऑक्साइड्स बनती हैं, जो आयरन की ऑक्साइड होती है ना, जो आयरन की ऑक्साइड होती है वो उसके पेरेंट मटेरियल से हल्की होती है, जो मैंने आपको पहले बताया। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, जब अगर पेरेंट मटेरियल से हल्की ऑक्साइड बननी है थोड़ी वेलोसिटी हाई करने से भी, तो एंड में तो हमें कैविटी को निकालना है, फेटलिंग प्रोसेस के थ्रू राइजर को कट करना है, तो ये तो कास्टिंग हमारी नहीं रहेगी। ओके, जो ऑक्साइड है वो कास्टिंग का पार्ट तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी हाई होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतनी हाई ना करें कि टर्बुलेंस क्रिएट हो जाए। ओके, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं नॉन फेरस मटेरियल्स के लिए। नॉन फेरस मटेरियल्स में क्या होता है फ्रेंड, नॉन फेरस मटेरियल्स में आपने देखा होगा इसकी जो ऑक्साइड है पेरेंट मटेरियल से ज्यादा डेंसिटी होती है इसकी ऑक्साइड्स की। तो जब पेरेंट मटेरियल से ज्यादा डेंसिटी होती है तो ये सेटल डाउन हो जाती है कैविटी में, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से मोल्डिंग डिफेक्ट आ जाता है, कास्टिंग डिफेक्ट आ जाता है। जब कास्टिंग डिफेक्ट आएगा तो इसको हमें रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी को
कम करना पड़ेगा। मतलब अब आप कहोगे इसकी वेलोसिटी कम करने से कास्टिंग डिफेक्ट कैसे दूर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप वेलोसिटी हाई करोगे तो वेलोसिटी हाई होने की वजह से ऑक्साइड्स बनेंगी। अब जब ऑक्साइड्स बनेंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, ओके, तो वो हमारी कास्टिंग में दिक्कत देंगी। तो क्या करेंगे, हम ऑक्साइड्स को बनने ही नहीं देंगे, ऑक्साइड को बनने ही नहीं देंगे, स्पीड स्लो कर देंगे, ओके। तो ना ऑक्साइड्स बनेगी ना डिफेक्ट होगा, ओके। यानी आप याद करिए, जो वेलोसिटी ऑप्टिमम वेलोसिटी डिसाइड करने का क्राइटेरिया है फेरस मटेरियल्स में, वो क्या है, फ्लूइडिटी, ओके। Fluidity is a criteria for deciding the optimum velocity in the case of ferrous materials, whereas in the case of non-ferrous materials, the deciding criteria for optimum velocity is what? It is their oxide density. Oxide density. Okay, their oxide density is the criteria for deciding the optimum velocity. Okay, यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड। सेकंड पॉइंट है कास्टिंग यील्ड, यानी हमको कास्टिंग यील्ड जो चाहिए, कास्टिंग मैक्सिमम चाहिए। मैं कास्टिंग यील्ड क्या होता है, कास्टिंग यील्ड क्या होता है फ्रेंड, कास्टिंग यील्ड ये हमको मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। कास्टिंग यील्ड का फॉर्मूला होता है जो वॉल्यूम आपकी कैविटी में प्रेजेंट है, ओके, वॉल्यूम ऑफ इनसाइड कैविटी अपॉन टोटल वॉल्यूम, ओके। यानी कैविटी के वॉल्यूम या कास्टिंग के वॉल्यूम को आप वीसी लीजिए, और टोटल वॉल्यूम में कास्टिंग का वॉल्यूम प्लस रेस्ट गेटिंग एलिमेंट्स का वॉल्यूम, दैट इज वीजी। यानी ये हमको हाई चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, यानी गेटिंग एलिमेंट्स में हमारा जो वॉल्यूम है वो कम से कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो वॉल्यूम जो होगा गेटिंग एलिमेंट्स में वो एक तरीके से वेस्ट है, वो कास्टिंग का पार्ट तो है नहीं, समझ रहे हो ना। तो यानी एक तरीके से आप इसे कह सकते हो मैक्सिमम इफिशियंसी है ये, इसको आप एफिशिएंसी से रिलेट कर सकते हो। मैक्सिमम इफिशियंसी चाहिए आपको। जो मैक्सिमम इफिशियंसी और मैक्सिमम कास्टिंग यील्ड जो होती है वो होती है 80 to 85% होती है, ओके, कास्टिंग में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग सिस्टम इज विदाउट एयर एस्पिरेशन अफेक्ट, यानी आपको जो कास्टिंग चाहिए, जो आपको प्रिपेयर करनी है विद आउट एयर एस्पिरेशन अफेक्ट। एयर एस्पिरेशन अफेक्ट का मतलब क्या है, यहां पर प्रेशर होगा, यहां पर कुछ प्रेशर होगा, अगर प्रेशर यहां पर कम हो जाता है, यहां पर प्रेशर कम हो जाता है एज कंपेयर टू दिस, तो यहां पर जो मोल्ड सैंड्स में जो पोर्स हैं मोल्डिंग सैंड में, उसके थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर एंटर कर जाएगी, क्योंकि जो प्रेशर है, जो फ्लो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो वो हाई प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। अगर प्रेशर यहां पर कम हुआ तो एयर एस्पिरेशन अफेक्ट हो जाएगा। एयर एस्पिरेशन अफेक्ट हो जाएगा तो उससे क्या है, डिफेक्ट्स आएंगे, उस डिफेक्ट जैसे ब्लो होल्स हो जाएंगे आपकी कास्टिंग में। तो उसको अवॉइड करने के लिए एयर एस्पिरेशन अफेक्ट को अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, अगर आपको कास्टिंग बनानी है विदाउट इरोजन बनानी है, ये इसको तो आप इसी से लिंक कर सकते हो ऑप्टिमम वेलोसिटी से, ठीक है। यानी इरोजन होगा तो क्या होगा, मट्टी जो है, सैंड जो है आपके उसमें मिल जाएगी कास्टिंग मोल्टन मेटल में, और वो डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, समझ रहे हो ना। यानी ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, एक तरीके से वो इसलिए डिजाइन है कि आपको जो चाहत है, आपकी चाहत पूरी करने के लिए है, समझ रहे हो ना। आपकी चाहत कास्टिंग है, ना कि कास्टिंग विद डिफेक्ट। यानी हमें कास्टिंग बनानी है, ना कि कास्टिंग ऐसी कास्टिंग जिसमें डिफेक्ट हो। ये सारी डिफेक्ट को रिमूव करने के एक तरीके से प्रोसेस है, ओके। ऑब्जेक्टिव्स नाउ, अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स की डिजाइन के बारे में समझते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट डिजाइनिंग एलिमेंट इज पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन का काम क्या होता है, पोरिंग बेसिन इज डिजाइन टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल विच इंटर्ड इनटू द स्प्रू टू मिनिमाइज इरोजन। यानी पोरिंग बेसिन, जो वेलोसिटी लिक्विड मेटल आ रहा है, जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मेटल आ रहा है आप लेडल के थ्रू, उस हाई वेलोसिटी से आ रहा है, उस वेलोसिटी को कम करने के लिए स्प्रू में आप यूज करते हो। स्प्रू में जो वेलोसिटी जाएगी वो कम जाएगी, जिस वेलोसिटी, ना कि वो वेलोसिटी जाएगी जिस वेलोसिटी को आप लेडल के थ्रू पोर कर रहे हो, ओके। यानी वेलोसिटी को रिड्यूस करने के लिए स्प्रू में आप यूज करते हो पोरिंग बेसिन का। अगर वेलोसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिकली इरोजन भी कम होगा, ठीक है। लेकिन इसकी डिजाइन के बारे में आप थोड़ा समझते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पोरिंग बेसिन की डिजाइन, जो इंपॉर्टेंट डिजाइन हैं वो है स्प्रू की डिजाइन, गेट की डिजाइन और राइजर की डिजाइन, ओके। लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको इसके बारे में। इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है।
इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। ओके, ये होती है डायामीटर डी। इट इज डायामीटर डी एंड दिस कर्वेचर इज मेड फ्रॉम 25 R and this height is 2.5 D. ओके, 2.5 D मीन्स अगर ये डायामीटर D है तो जो ये कर्वेचर है वो 25 R रेडियस का होगा ये कर्वेचर, और R यहाँ पर जो होगी वो D/2 होगी, और जो ये हाइट है 2.5 D होगी। ये एक तरीके से इंपेरिकल रिलेशंस हैं डिजाइन करने के लिए इसको। ओके, और कुछ नहीं है, इसलिए इसका कुछ यूज भी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है सेकंड एलिमेंट वो है स्प्रू। ओके, मैंने कहा था एयर एस्पिरेशन इफेक्ट को समझने के लिए हम स्प्रू में जाएंगे, तो अब आ चुके हैं, वह टाइम आ चुका है। तो फ्रेंड अभी हमें नहीं पता कि एयर एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए, यानी गैसेस को इंटर ना करे, इसको बचाने के लिए हमें कैसी शेप चाहिए स्प्रू की, अभी नहीं पता। हम बाय डिफॉल्ट डिजाइन का एक ही तरीका है, आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, फिर इटरेटिव वाइज उसे सॉल्व करते रहिए। तो यानी मैंने मान लिया ये स्ट्रेट है, अभी मैं कुछ नहीं अज्यूम कर रहा क्या शेप है, अपने आप शेप निकल कर आएगी। ओके, तो ये जो हाइट है H1 ये हाइट ऑफ पोरिंग बेसन है, और जो H2 है वो है हाइट ऑफ स्प्रू। ओके, और ये H1 प्लस H2 जो है वो टोटल हाइट है, यानी H1 प्लस H2 जो है वो टोटल हाइट है। ओके, तो इसको समझने के लिए आपको यूज करना थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स में जाना पड़ेगा, यानी बर्नौली इक्वेशन और कंटिन्यूटी इक्वेशन में आपको जाना पड़ेगा। तो समझते हैं इसको प्रोसीजर को। फ्रेंड अप्लाई करते हैं बर्नौली इक्वेशन बिटवीन द पॉइंट 2 and 3। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। ये कैविटी है, ये स्प्रू है, ये पोरिंग बेसन है। ओके, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन बिटवीन 2 and 3। तो बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? प्रेशर हेड P2/ρg at point 2, वेलोसिटी हेड V2²/2g at point 2, प्लस डेटम हेड H2 इक्वल टू प्रेशर हेड एट पॉइंट 3 प्लस वेलोसिटी हेड एट पॉइंट 3 प्लस डेटम हेड एट पॉइंट 3। डेटम हेड एट पॉइंट 3। ओके, तो डेटम sorry, it will be 0. Datum height is 0 because before applying the Bernoulli equation you have to decide the datum first. I decide this is the datum. Okay, I decide this is the datum. Okay, for this datum head at point 2 is H2 and at point 3 it is 0. Okay, now as P2 and this is the pressure P3. तो P2 is unknown and V2 and V3 are same because cross section areas are same. Applying continuity equation A2 V2 equal to A3 V3 because we assume initially as a straight circular cross section area. Okay, so A2 equal to A3, V2 equal to V3. That's why these are cancel out. Okay, and H2 and P3/ρg is what? It is subjected to atmospheric pressure. Then it is 0 because this Bernoulli equation I written in the form of gauge pressure. Okay, gauge pressure. This Bernoulli equation written by me in the form of gauge pressure and atmospheric pressure. गैस प्रेशर वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 0। ठीक है, तो यानी यहां से हमने देखा P2/ρg इक्वल टू माइनस H2
कंफ्यूज मत होना। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करता तो एब्सोल्यूट प्रेशर का यूज करता दोनों तरफ, तो यहाँ पर PATM हो जाता, यहाँ पर भी PATM हो जाता, वो दोनों तरफ से ऑटोमेटिकली कैंसिल ही होना था। ओके, ये PATM है ही और यहाँ पर भी PATM हो जाता, वो इससे कैंसिल हो जाता। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैंने इक्वेशन लिखी है गॉस प्रेशर में। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पर जो प्रेशर हेड आ रहा है यानी प्रेशर जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, इस पॉइंट पर प्रेशर नेगेटिव, इसका मतलब ये है, यानी अब इसमें मोल्डिंग सैंड के थ्रू इसमें गैसेस एंटर करेंगी। ओके, गैसेस जब इसमें एंटर करेंगी तो एयर एस्पिरेशन अफेक्ट होगा, यानी मेरी रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर एयर एस्पिरेशन अफेक्ट से बचना है तो P2 की वैल्यू P2 की जो वैल्यू P2/ρg की वैल्यू वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या तो ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। ओके, ठीक है। और मैं लिमिटिंग केस लेता हूं, P2/ρg इक्वल टू PATM एंड PATM इक्वल टू P3, समझ रहे हो ना। P2/ρg equal to P3/ρg because atmospheric pressure head and this pressure head are same. ओके, मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एयर एस्पिरेशन अफेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो अब दोबारा से इस प्रेशर की कंडीशन को अप्लाई करते हैं, बर्नौली इक्वेशन में फाइंड आउट करते हैं क्या शेप आती है। ओके, दोबारा से कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाते हैं सेकंड और थर्ड पॉइंट के बीच में। P2/ρg प्लस V2² प्लस H2 इक्वल टू P3/ρg प्लस V3² प्लस 0। ओके, तो फ्रेंड प्रेशर तो इक्वल है, अगर एयर एस्पिरेशन को अवॉइड करना है तो प्रेशर तो बराबर होने चाहिए, वो मैंने कैंसिल आउट कर दिए। ओके, अब वेलोसिटी इज अननोन है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज कीजिए, A2V2 इक्वल टू A3V3। अब एरिया कैंसल आउट नहीं होंगे क्योंकि शुरू में तो मेरे को एरिया का पता था, दोनों क्रॉस सेक्शन सेम माने थे, लेकिन अब मेरे को एरिया का नहीं पता है, एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो एरिया का नहीं पता। तो मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी 2 को लिख लेता हूं एरियाज के टर्म में, A3/A2 इंटू V3। थोड़ी देर के सिंप्लीफिकेशन करने के लिए मैं इसको K मान लेता हूं, एरियाज के रेशियो को मैं K मान लेता हूं। ओके, तो आप डायरेक्टली इसे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, K² V²/2g प्लस H2 इक्वल टू V3² जब आप इसे सॉल्व आउट करोगे, जब आप इसे इधर उधर ले जाकर सॉल्व करोगे तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा K इक्वल टू √H1/HT, √H1/HT, समझ रहे हो ना, ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, इसको सॉल्व करते, सिंप्लीफाई करते समय एक बात का याद रखना, आपको इसमें सॉल्व करते समय V3 का जो यूज करना है, V3 की वैल्यू है √2GHT। जब इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही रिजल्ट निकल कर आएगा। ओके, फिर भी नहीं समझ में आए कमेंट में लिख देना, मैं आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में पूरा डेरिवेशन अलग से वीडियो बना दूंगा इसकी। ओके, तो फ्रेंड आपको जो K की वैल्यू इनिशियली क्या मानी थी आपने, A3/A2, K की वैल्यू आपने मानी थी A3/A2। ओके, तो K की वैल्यू A3/A2 और सॉल्व कर आपके पास क्या मिल रहा है यहाँ पर, H1/√H1/HT। जब दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दोगे तो A3/A2 का स्क्वायर इक्वल टू H1/HT, समझ रहे हो ना, यही डिजायर्ड रिजल्ट है। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो एयर एस्पिरेशन अफेक्ट नहीं होगा। अगर ये कंडीशन, यानी जो आपको रिजल्ट याद रखना है डेरिवेशन के बाद, वो ये रिजल्ट है, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो एयर एस्पिरेशन इफेक्ट नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो इससे हमें ये पता चला, जो इसकी जो शेप होगी, क्योंकि सेकंड डिग्री में है, इसकी जो शेप होगी एरिया की वो पैराबोलिक होगी। क्या होगी, पैराबोलिक होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आप इसके लिए मोल्ड तैयार करते हो, पैटर्न बनाने के लिए पैराबोलिक
स्प्रू बनाने के लिए, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ डिफिकल्टीज होती हैं। तो उसको रिमूव करने के लिए जो आपका जो ये स्प्रू है वो टेपर बनाते हैं। अगर जो आइडियल है, आइडियल केस तो ये है, पैराबोलिक बनाइए आप। ओके, आइडियल केस तो आपका ये है, आप पैराबोलिक बनाइए। लेकिन कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टी की वजह से इसको आपको टेपर बनाना पड़ता है। ओके, टेपर बनाना पड़ता है। ओके, ये थी आपकी स्प्रू की डिजाइन। तो फ्रेंड, इतनी देर तक स्क्रू समझने के बारे में, उसके डिजाइन समझने के बाद अब करते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, डिजाइन अ स्क्रू फॉर अवॉइडिंग एस्पिरेशन टू डिलीवर लिक्विड आयरन एट अ रेट ऑफ 20 किलोग्राम पर सेकेंड, निग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल एंड orifice effects, take density of molten iron as 7800 kilogram per meter square. The height of pouring basin is 9 centimeter and height of sprue is 25 centimeter. यानी क्वेश्चन में पूछा है डिजाइन अ स्प्रू। ओके, अब स्प्रू डिजाइन में आपको निकालना क्या है पहले ये समझते हैं। ओके, स्प्रू डिजाइन में स्प्रू के एंड्स की जो डायमीटर्स हैं आपको केवल वो फाइंड आउट करनी है। ओके, फॉर अवॉइडिंग एस्पिरेशन अफेक्ट। ओके, तो इसका मतलब आपको वो वाली इक्वेशन लगानी है जो मैंने आपको भी अभी बताई थी। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी A3/A2 इक्वल्स टू स्क्वायर H1/HT। ये इक्वेशन थी एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए। ओके, लेकिन क्या होता है एग्जाम में आपको ये इक्वेशन याद नहीं आती फ्रेंड। एग्जाम के टाइम पे आपको ये इक्वेशन याद नहीं आती एस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है, बस आपको कंटिन्यूटी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले बना लेते हैं जो डाटा दिया हुआ है। डाटा दिया है, ये आपका पोरिंग बेसन है जिसकी हाइट 9 सेंटीमीटर है। ये अब तो हमको पता चल गया है किस तरीके का होता है स्प्रू। अब तो बना सकते हैं ना ऐसे। ओके, स्प्रू की हाइट कैसी है? 25 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं बताता हूं आपको। ये बेसिकली डिजाइन में आपको निकालना क्या है। एक तो ये डायमीटर निकालनी है, ये हमारा 1 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट था। यानी आपको डिजाइन में D2 निकालना है और D3 निकालना है। ओके, अब मैं बताता हूं आपको ये एस्पिरेशन वाला फॉर्मूला किस तरीके से याद किया जाए, क्योंकि एग्जाम में तो याद नहीं आता, भूल जाते हैं लोग। तो क्या करना, इन 2 पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी लगाना। वो तो मेरा मेथड था, कन्वेंशनल मेथड निकालने का। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं निकालने का। तो इन 2 पॉइंट पर कंटिन्यूटी लगाइए। A2V2 इक्वल टू A3V3, समझ रहे हो ना। तो A3 अपॉन A2 क्या हो जाएगा? V2 अपॉन V3। ओके, और V2 क्या होता है? V2 क्या होता है? वेलोसिटी क्या होती है? √2gh। तो यहां पर क्या हो जाएगी? √2g, ये H1 एंड V3 √2g, इसके ऊपर की हाइट कितना है? हेड H1 प्लस H2 HT, √2g HT। ओके, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो यही फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। ये था शॉर्टकट मेथड टू रिमेंबर एस्पिरेशन, अवॉइड एस्पिरेशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था, ये हो गया हमारा फॉर्मूला √H1 अपॉन HT। ओके, इसकी मदद से अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं गिवन क्या था। ट्रिक भी बता दी आपको याद करने की। गिवन देखते हैं, गिवन क्या है। गिवन है मास फ्लो रेट 20 किलोग्राम पर सेकेंड। मास फ्लो रेट 20 किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, यूनिट से पता, मास फ्लो रेट का पता यूनिट से चल रहा है, किलोग्राम पर सेकेंड। ओके, और मास फ्लो रेट को क्या लिख सकते हो आप? रो क्यू लिख सकते हो, डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। ओके, तो ये ठीक है, ये आपको पता है, गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है? नेग्लेक्टिंग द फ्रैक्शनल एंड ऑरिफिस इफेक्ट। नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शन एंड ऑरिफिस इफेक्ट, इसका क्या मतलब है? देखो, आप वेलोसिटी को इस तरीके से लिखते हो, V इक्वल टू CV √2gh। अगर कोई फ्रिक्शन अफेक्ट होता है तो ये कॉफिशिएंट दे रखा होता है, लेकिन यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया तो CV की वैल्यू क्या लोगे आप? 1 लोगे। समझ रहे हो ना। ओके, ठीक है, आगे टेक डेंसिटी ऑफ आयरन। डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको? 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड H1 इज 9 सेंटीमीटर एंड
2 इज 25 सेंटीमीटर। अब आपको डिजाइन करते हैं इसके स्क्रू को। तो फ्रेंड डिजाइन का मतलब डायमीटर निकालनी है, डायमीटर से पहले एरिया निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो A3 अपॉन A2 क्या हो गया, रूट H1, H1 क्या है 9, HT क्या है H1 प्लस H2 34। तो इसको सॉल्व कर कितना आएगा 9 डिवाइड बाई 34, 9 डिवाइड बाई 34 रूट आंसर। तो 0.5149, 0.5149 यानी A3 इक्वल टू 0.5149 A2। ठीक है, अब यूज करते हैं अपना गिवन डेटा को। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, यहां से आप Q निकाल सकते हो। Q क्या हो जाएगा m डॉट अपॉन रो, m डॉट कितना है 20, रो कितना है 7800, ओके 20 डिवाइड बाई 7800 सॉल्व कर आया तुम्हारा 2.564। जो Q की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5641, ओके। तो ये Q की वैल्यू है, ये आएगी मीटर क्यूब पर सेकंड में, ओके। अब आपको क्या चाहिए, Q मिल गया। अब Q को किस तरीके से लिख सकते हो, Q को लिख सकते हो A3 V3 इक्वल टू A2 V2, ओके। V2 आपको पता है रूट 2GH1, V3 भी आपको पता है, ओके। अब यहां से हम फाइंड आउट करेंगे A2 क्या होगा Q अपॉन V2, Q कितना है 2.5641 इंटू 10 की पावर -3, ओके 10 की पावर -3 अपॉन V2 कितना है रूट 2G 9.81 इंटू H1 0.09, ओके। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा, जो एरिया है वो निकल कर आएगा यहाँ पर आपका, वो आएगा एरिया आपका 2.5641 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई रूट 19.62 इंटू 0.0909। यहाँ से जो एरिया निकल के आएगा आपका वो होगा 1.93 इंटू 10 की पावर -3, ओके A2। इसी से आप A3 निकाल सकते हैं। जब इंटू कर दोगे आप इसका इंटू 0.5144, तो जो A3 निकल कर आएगा वो होगा 9.93 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, एंड ये भी मीटर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से आप D3 निकाल लीजिए, यहाँ से आप D2 निकाल लीजिए। यूज करके एरिया होता है π/4 D3 स्क्वायर, यहाँ से π/4 एरिया होगा π/4 D2 स्क्वायर। तो D2 निकल कर जो आएगा, D2 जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 4.96 सेंटीमीटर, ओके। और D3 जो निकल कर आएगा आपका, D3 निकल कर आएगा 3.55 सेंटीमीटर, ओके। यानी अब हो गई आपकी स्क्रू की डिजाइन खत्म हो चुकी है। यानी इस पॉइंट की डायामीटर जो आ रही है वो 3.55 सेंटीमीटर है, ओके। इस पॉइंट की जो डायामीटर आ रही है वो 4.96 सेंटीमीटर है, ओके। यानी ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप समझ में आया होगा आपको। फ्रेंड नेक्स्ट एलिमेंट फॉर डिजाइन गेटिंग एलिमेंट इज रनर। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज चाहिए यानी फ्लो रेट आपको ज़्यादा चाहिए तो आप यूज़ करते हैं ट्रापेजोइडल। वो तो एक्चुअली हमको ऑब्वियस है, फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए। तो फ्लो रेट ज़्यादा चाहिए तो आपको यूज़ करना होगा ट्रापेजोइडल क्रॉस सेक्शन, ट्रापेजोइडल शेप का रनर यूज़ करना होगा आपको, ओके। ट्रापेजोइडल शेप का आपको रनर यूज़ करना होगा इस तरीके का, ओके। ये बॉटम में आता है, ये पोर्शन बॉटम पोर्शन एंड ये टॉप पोर्शन, इस तरीके का आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्रापेजोइडल शेप का। लेकिन अगर आपको मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर लॉस करना है तो आपको सिलेंड्रिकल यूज़ करना पड़ेगा। यानी इसमें क्या दिक्कत आती है,
ट्रोपोजोनल का क्रॉस सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से क्या है, हीट ट्रांसफर ज़्यादा हो जाता है। हीट ट्रांसफर ज़्यादा होता है तो जो रनर में जो मोल्टन लिक्विड जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको ट्रोपोजोनल को यूज़ नहीं करते। आइडियली जो यूज़ करना है वो ट्रोपोजोनल है, लेकिन दिक्कत इसके साथ ये आती है कि ये इसमें हीट लॉस ज़्यादा होता है। तो हीट लॉसेस को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल। ओके फ्रेंड, और एक पॉइंट मिस हो गया था गेटिंग एलिमेंट्स में फ्रेंड, जो सिरामिक्स जो स्ट्रेनर और स्प्लैश कोर होते हैं, स्ट्रेनर और जो स्प्लैश कोर होते हैं फ्रेंड, वो बनते हैं सिरामिक मटेरियल्स के, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सिरामिक का बहुत ज़्यादा होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऐसा स्ट्रेनर यूज़ करेंगे जो कि उसके मोल्टन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो कोई फायदा नहीं है, उसी के साथ मिल जाएगा। यानी हमें ऐसा स्ट्रेनर और स्प्लैश कोर यूज करना पड़ता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर मोल्टन मेटल से ज़्यादा हो, वो है सिरामिक। ओके, आई होप फ्रेंड आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक गेटिंग डिजाइन और राइजर डिजाइन के बारे में बात करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू गाइस।